हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका। तो आज बेटा जी इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैट्यूटरी अपडेट्स इनकम टैक्स के लिए जो आ चुकी हैं, आईसीए ने इशू कर दी हुई हैं फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें काफी चीजें आपको ऐसी भी लगने वाली हैं कि जो क्लास में पढ़ते हो टैक्स को करते हो तो हमने आपको बता दिया था। कुछ चीजें नई भी हैं तो उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बाकियों की चलो एक हल्की सी रिवीजन हो जाएगी। और सर पढ़ें इस अपडेट के बारे में क्या लिखा है पहले यहाँ। कहता है जी इनकम टैक्स लॉ अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट नंबर 2019, क्योंकि 19 में इलेक्शन थे तो दो बार है, पता ही है आपको। इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर एंड लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट अप टू 30 अप्रैल 2020 आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर अटेम्प्ट। ये आपको अच्छी तरह पता ही है, क्लास में पढ़ते हुए तो हम बहुत बार कहते हैं कि भाई नवंबर अटेम्प्ट के लिए जो लॉ है वो 6 महीने बैक कर लीजिए नवंबर को छोड़ के, तो 30 अप्रैल तक का लॉ आपको लग सकता है। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कहता है जी नवंबर का AY 2021 है, बिल्कुल जी। अगस्त 19 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल चलेगा कहता, और साथ साथ आपको ये अमेंडमेंट्स देखनी पड़ेंगी। आओ सर शुरू करें इनका काम अमेंडमेंट्स का। ज्यादा कोई टफ नहीं है अमेंडमेंट्स। तो पहली जो अमेंडमेंट है इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो बन चुकी है सरचार्ज की, उसका लिंक चलो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि वो सरचार्ज वाले में ना लोगों को प्रॉब्लम बड़ी आ रही थी व्हाट्सएप पे भी कि सारे समझ नहीं आ रहा है, लास्ट केस नहीं समझ आ रहा। तो पूरा डन है, इसका इफेक्ट जरूर आना चाहिए। कोई ना कोई MCQ में आपको सरचार्ज में वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो इसका जरा आप अच्छे से वो वीडियो देख लो, ठीक है। इस पे तो बात करना टाइम वेस्ट होगा। अब सर उसके बाद एक और मेरे को लगता है पर्सनली PGBP में इस चीज का इफेक्ट जरूर आएगा पेपर में। ये जो गाड़ियों पे डेप्रिसिएशन का रेट बढ़ा था, ठीक है ना बेटा, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ लें कि इंक्रीज रेट ऑफ डेप्शन कब मिलना है। इंक्रीज रेट ऑफ डेप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल acquired and put to use during 23/8/2009 टू 31 मार्च 2020, नोटिफिकेशन डेटेड नंबर वगैरह सब कुछ। अब देखो क्या कहता मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, टैक्सेस यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर acquired in this period this to this and put to use on or before 31 मार्च 20, एप्लीकेबल रेट ऑफ डेप्शन हो जाएगा 45%। ये सर मई 20 की तैयारी में भी हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, कि वहां भी अक्टूबर तक ये एप्लीकेबल हो रहा था, वो तो चलो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाई। तो देख लीजिए अच्छे से कि यहां आपने खरीदना है और यहां पुट टू यूज करना है। फिर कहता है फॉर मोटर बसेस, मोटर लॉरीज एंड टैक्सेस यूज्ड इन द बिजनेस और रनिंग ऑन हायर एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन वन, द रेट ऑफ डेप्शन वुड कंटिन्यू बी 30। तो आपको पता ही है कि जो मोटर बसेस और मोटर लॉरी रनिंग देम इन हायर पे यूज होती हैं, हायरिंग बिजनेस में यूज होती हैं, तो 30% डेप्शन होती है। ये अब इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो थोड़ा, ये कह रहे हैं जी स्लो हो गया था, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कोशिश की थी कि चलो थोड़ा इसको एक जंप दें, डेप्रिसिएशन रेट को बढ़ा बढ़ो के देख रहे हैं आप। तो आप बेटा अच्छी तरह देख लेंगे कि 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक अगर खरीदा और पुट टू यूज कर दिया तो डेप्शन का रेट 45% है। फिर उसके बाद जो नॉर्मली गाड़ी होती है उस पर डेप्शन कितनी होती है, 15। अब अगर इस पीरियड में आपने गाड़ी खरीदी और पुट टू यूज कर दी, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस और रनिंग देन हायर, मतलब यहाँ टैक्सी टुक्सी का बिजनेस नहीं है, तो बेटा डेप्शन का रेट फिर 15 के बजाय 30 है। सर ਇਹਦਾ इफेक्ट आएगा ही आएगा। जब हम टेस्ट वाले क्वेश्चन भी आपके साथ कर रहे होते हैं तो उसमें कई क्वेश्चंस आपको पता है ICA के मॉड्यूल में भी इवन पुराने रेट पे सॉल्व हुए हैं, क्योंकि मॉड्यूल से पहले आ गए थे ना आपके। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला रेट लगने का चांस पूरा पूरा है पेपर में। डेट्स अच्छी तरह पक्की कर दो, ठीक है। देन कैपिटल गेन में कोई अमेंडमेंट वाली बात नहीं है सर, ये तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बताना चाहता है मासूम, ये तो आपको पता ही है। इन्फ्लेशन इंडेक्स 289 है, इसी से सारा कैपिटल गेन का चैप्टर आपने किया। अब आती है सर पहली अमेंडमेंट, जिसे आप सही तौर पे अमेंडमेंट कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मई 20 में हमने बात नहीं की थी, क्योंकि ये थोड़ी आगे की है। कहता है नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन द रिसीट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम whom वुड नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ 56(2)(10। 56(2)(10 आते ही आपके दिमाग में गिफ्ट आ गया होगा, गिफ्ट वाला सेक्शन है, 50,000 वाली बातें करता है, फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश, और फिर वो भी बात करता है कि इनएडुकेट कंसिडरेशन, 5% वाला रूल, बहुत कुछ है। बड़ा अच्छा दिया इन्होंने कि पहले बंदे को पूरा बैकग्राउंड दिया कि ये सेक्शन क्या होता है, फिर नई चीज इसमें क्या आई है वो भी समझाइए। उसको मैं पूरा इन डेप्थ समझा दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग काफी यूजफुल अमेंडमेंट है। कोई MCQ या वैसे प्रैक्टिकल में दिख जाए तो बढ़िया है। कहते 56(2)(10 brings to tax income from other sources IOS any income of any sum of money received without consideration
अगर उसका एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा हो, बिल्कुल, कि जो पैसा आपको आया बिना किसी कंसिडरेशन के अगर वो टोटल 50,000 से ज्यादा हुआ तो कैश गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है। और वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि लैंड बिल्डिंग या बोथ होगी, बिना कंसिडरेशन के मिली, अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। बिल्कुल सर, ये तो हमें कोई अमेंडमेंट नहीं कराई जा रही सर, ये तो पुराना बताया जा रहा है कि ऐसे होता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इनएडुकेट कंसिडरेशन वाला रूल कैसे था वो भी देखो। इट ऑल्सो ब्रिंग इन टू टैक्स इन अ केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस याद है? डिफरेंस बिटवीन एसडीवी एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। If the stamp duty value exceeds the such consideration and such excess is more than the higher of 50,000 and 5% of consideration, ये कई लोग 5% ऑफ कंसिडरेशन करना भूल जाते हैं। तो कैसे होता था मैं बताता हूँ। अगर किसी प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, आपको प्रॉपर्टी मिल गई है एक्चुअल में 40 लाख रुपए, तो भैया आपने एक चीज चेक करनी है कि एक लिमिट होती है कि ये गैप उससे ज्यादा होना चाहिए। वो लिमिट क्या होती है? ए पार्ट होता है उसमें 50,000 रुपए फिक्स्ड है, और करना होता है हमें 5% ऑफ दिस एक्चुअल कंसिडरेशन जो आएगा 2 लाख। नो सेलेक्ट विच एवर इज हायर, 2 लाख आएगा। नो चेक देयर डिफरेंस 10 लाख। अगर डिफरेंस इससे ज्यादा है तो आपको इस पे टैक्स देना पड़ता है। याद है ना? यही लिखा है यहाँ पे, कुछ अमेंडमेंट नहीं हो रही है भाई, डिस्कस पुरानी बात हो रही है। इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड सच कंसिडरेशन, हियर द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स द कंसिडरेशन बाय 10 लाख, साफ लिखा। सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 और 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन। कहते हैं ये डिफरेंस जो होना चाहिए ना 10 लाख रुपए, ये इन दोनों के हायर से ज्यादा होना चाहिए। हायर में कौन कौन है सर? 50,000 रुपए फिक्स्ड, 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन विच इज 2 लाख। तो ये तो सर पुराना है, फिर अमेंडमेंट वाली क्या बात है बेटा? अभी चलते रहो, अभी बताएगा ये। देखो जी क्या कहता है, प्रोविजो टू सेक्शन 56(2)(10) लिस्ट आउट सर्कमस्टांसेस अंडर विच एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत रूल्स आते हैं इसमें जो बहुत कहानियां बनाते हैं कि भाई यार भाई देखो, अगर आपको अपने रिलेटिव से मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला है, फिर वो ट्रस्ट से मिला है, तो फिर वो इसमें टैक्स नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी हमें पता है। कहते हैं फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 ने उसमें क्लॉज 11 ऐड कर दी है। ये पते की बात है बेटा, कुछ नया ऐड किया उसमें। टू द प्रोविजो टू प्रोवाइड दैट एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट if it is received from such class of person and subject to such condition as may be prescribed। सर ये क्लॉज 11 एक रेजिडुरी क्लॉज की तरह पढ़ाई जा रही है, मतलब पढ़ने में रेजिडुरी क्लॉज लग रही है। कह रहा उसमें लिखा है कि कुछ सम ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उसको टैक्स नहीं करेंगे रेसिपिएंट के पास, अगर वो रिसीव होती है फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्संस एंड अंडर सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका मतलब भाई यहाँ तुम कुछ रूल बनाओगे ना तो हमें पता चलेगा, ऐसे हमें क्या पता चलेगा? तो पहले तो ये क्लॉज 11 डाली, रूल भी बनाया। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल नंबर 11 UAC टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ 56(2)(10)। ध्यान से समझना, अब एग्जैक्टली अमेंडमेंट पे हो आप, जो आपको याद रखना है। शेल नॉट अप्लाई टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ रिसीव बाय रेजिडेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बंदा रेजिडेंट है। अब ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है अमेंडमेंट, इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए। ठीक है जी, तो बेसिकली एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए अमेंडमेंट है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट रेगुलाइज द ट्रांजेक्शन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल। ये सब सर ये आपको इतना अभी समझ नहीं आया होगा, इसमें थोड़ा सा ये समझ में आया होगा कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी है इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो ये 56(2)(10) जो उसे प्रॉपर्टी मिली है, लैंड बिल्डिंग मिली है, उसे टैक्स नहीं करेगा। सर प्रैक्टिकली समझाओ, ऐसे तो क्या समझ आना। सर मैं बता देता हूँ सर, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बहुत होती हैं। इसमें आपको अपने दिमाग में वो ये ऐसे झुग्गी झोंपड़ी ये वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि जहाँ कोई गरीब बेचारे अपने कच्चे घर बना लेते हैं, रह रहे होते हैं, उनको तो सरकारें हटा देती हैं, खाली करवा देती हैं जगह। हमारे चंडीगढ़ में भी बहुत कॉलोनियां खाली हुई है। ठीक है जी,
अनऑथराइज क्या होता है कि जहाँ ये लैंड माफिया होते हैं, एक तरह से बिल्डर्स होते हैं, जगह दबा लेते हैं तो लोगों को बेच भी देते हैं, कहते ये सस्ते रेट में मिल रही है भाई, पर इसकी रजिस्ट्री वगैरह नहीं होगी अभी, बाद में रेगुलर हो जाएगी, हमारी सरकार आने वाली है, ऐसे करते हैं। अब देखिए, मतलब बंदे ने एक जमीन खरीद ली अनऑथराइज कॉलोनी पे, उस पर उसने अपना घर भी बना दिया, रेजिडेंशियल हाउस बना दिया, 4-5 मरले जगह खरीदी, घर बना दिया, रहने लग गया, कई कई साल वो कॉलोनियां अनऑथराइज रह जाती हैं। जब भी इलेक्शंस आसपास होती हैं, जैसे पंजाब में भी ये मसला हमेशा उठता है, वो एक ऑप्शन देते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी के जो डेवलपर्स हैं जी, वो आके अपने रेजिडेंट्स जो हैं कॉलोनी के, इतने इतने चार्जेस पे करा के ना इन्हें रेगुलाइज करवा सकते हो। अब ये पंजाब, मैं इसमें ज्यादा नहीं यूज करूंगा कि ये रूल पंजाब के लिए नहीं आया, किसके लिए आया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। अब आपको समझ आ गया कि एक अनअप्रूव्ड जगह पे आपने जमीन खरीद ली बिल्डर से, वहां घर बना लिया, रहने लग गए, सब अनरेगुलाइज, रेगुलाइज नहीं है, सब अनऑथराइज्ड है। अब चाहे तो सरकार ये कॉलोनी गिरा भी सकती है, बुलडोजर फेर सकती है इस पे, पर गवर्नमेंट ये देखती है कि वहां जो रह रहे हैं वो तो बेचारे जेन्युइन है, उन्होंने तो पैसे दिए हैं यार अपने घर बनाने के लिए, और कई साल से अब रह रहे हैं, और ऊपर से एक बड़ा वोट बैंक है वो हमारा, कि ऐसे किसी का घर गिराएंगे तो लोग नाराज भी होंगे। तो कई बार स्कीम्स लाई जाती हैं कि आओ जी अपनी कॉलोनी को रेगुलाइज करवा लो, अपनी कॉलोनी को रेगुलाइज करा लो। जब रेगुलाइज होगी तो गवर्नमेंट की नजर में आप ओनर बन जाओगे उस प्रॉपर्टी के। हो सकता है आपने एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी के उस लैंड माफिया को, उस अनरिकॉग्नाइज्ड बिल्डर को 20 लाख रुपए दिए हों, जिसका उसने कोई कागज पत्र भी बना के दिया होगा आपको, ऐसी बात नहीं है। अब जिस दिन गवर्नमेंट ने आपकी कॉलोनी को रेगुलाइज कर दिया, उस दिन यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लो जी 50 लाख रुपए, तो अगर इनकम टैक्स वाले आ गए, वो तो कहेंगे भाई तुम्हें 20 लाख रुपए में ये चीज मिल गई और ये तो 50 लाख की वैल्यू रखती है, फिर और मसला उठेगा कि मेरे को तो जी पहले मिली थी, ये तो आप आज की वैल्यू देख रहे हो, वो कहेंगे चल बेटा तब की वैल्यू देख लेते हैं। वो सारा झंझट खत्म है, ये क्लॉज लगनी ही नहीं है, ध्यान से देख लो। 56(2)(10) shall not apply to immovable property, land, building or both received by resident of unauthorized colony इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पैन इंडिया अमेंडमेंट नहीं है, पैन इंडिया नहीं है, सिर्फ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए है। अब कब कब नहीं लगेगी क्लॉज, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट रेगुलाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल, पोजेशन लेटर या कोई और डॉक्यूमेंट which evidence the payment of consideration for conferring the right of ownership in regard to सच प्रॉपर्टी इन दी फेवर ऑफ रेजिडेंट। मैंने कहा ना कोई कागज पत्र तो उसके पास रहता ही है, चाहे पीओए पे उसे पोजेशन मिला हुआ था या कोई एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। सर एंड बात ये है कि अगर कॉलोनी रेगुलाइज हो गई तो उसका टैक्स कॉन्सिक्वेंस आपको नहीं है, करने को हो सकता था, बात बन सकती थी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन देखना चाहिए, फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे भी बात उठ जाती कि आज की देखेंगे या पुरानी देखेंगे, बड़ी कहानियां होती। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ अपना वोट बैंक बनाए रखा है एनसीटी में, कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें रेगुलाइज कर रहे हैं, टैक्स कॉन्सिक्वेंस इसका कुछ नहीं होगा। अब सर रेजिडेंट और अनऑथराइज कॉलोनी पढ़ना है तो पढ़ने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिडेंट द पर्सन हैविंग ए फिजिकल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड या पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल, अदर डॉक्यूमेंट्स, ये पर कहते हैं इसमें टेनेंट्स नहीं आते हैं, लाइसेंसी या परमिसिव यूजर्स नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है जी, या ओनरशिप की कैपेसिटी में जो बंदा है वही रेजिडेंट माना जाएगा। अनऑथराइज कॉलोनी और डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ कॉन्टिजियस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर लेआउट, बिल्डिंग प्लान, मतलब नक्शा नुक्शा कोई पास नहीं कराया। सर कई बार बहुत टाइट लोकेशन में ये बना देते हैं, सड़कें भी नहीं छोड़ते प्रॉपर, तो बड़ी दिक्कत आती है। बट फिर भी इंडिया में हाउसिंग जो है वो बहुत पुअर है, बंदा शुक्र करता है कि यहाँ भी मेरा घर बन गया, बहुत है मेरे लिए, भी कभी ना कभी अप्रूव हो ही जाएगा, एंड में यही होना होता है। ठीक है जी, तो भाई ये जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, पर इसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सर फिर आगे एक अमेंडमेंट हुई है बड़ी अच्छी सी, देखो इनकम टैक्स में बहुत सेक्शन है जहां हम पढ़ते हैं कि पेमेंट शुड बी मेड बाय अकाउंट पे ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस, बहुत जगह पढ़ते हैं सर। इन्होंने लाइन लगा दी है कि ये आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो, इवन स्टडी मटेरियल के इतना अच्छा अमेंडमेंट नोट्स बनाए इन्होंने, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर भी दे दिए कि कहाँ कहाँ।
सर फिर एक सवाल उठता था कि जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल मोड्स और भी हैं, वॉलेट्स हैं, यूपीआईज हैं, तो ये फिर इसमें ईसीएस ही लिखा है, तो फिर ये आएंगे इसमें या नहीं आएंगे? एक था 40A3 सेक्शन, रूल 6DD था वहां। वहां तो उन्होंने नीचे लिखा होता कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ये सब आता है। बाकी जगह पे प्रॉब्लम आती थी। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा था कि लोग यूपीआई के जरिए, वॉलेट्स के जरिए भी पेमेंट कर रहे थे। अभी कोई तगड़ा केस नहीं हुआ था कि जहां उसने कह दिया कि ये प्रिस्क्राइब मोड नहीं है इस सेक्शन का, तो मैं डिसअलाउ कर दूंगा। पर सवाल उठ रहा था कि कल को ऐसा हो सकता है। देखो, ये वाले जो प्रिस्क्राइब मोड लाने होते हैं, ये दो जो आप कहते हो, इसमें आपकी सोच क्या है? एज ए गवर्नमेंट आपकी सोच ये है कि ट्रांजैक्शन की काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि किस खाते से कहां गया। तो यूपीआई में भी दिखता है, वॉलेट में भी पता चलता ही है, समझे कि नहीं? वो तो सारी डिजिटल पेमेंट्स में ही दिखता है। तो इन्होंने वो कहानी खत्म कर दी, वो सारे डिजिटल मोड्स यहां लाके। अच्छा हो गया बेटा, नहीं तो कल को कोई पुट्ठा पेपर में क्वेश्चन ही बना देता है ऐसा, तो वहां भी बच्चा फंस सकता था। Following sections have been amended by Finance Act number 2, 2009 to permit the payment/receipt by electronic mode in addition to, मतलब अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस तो है ही है, उसके अलावा और नए मोड ऐड किए गए हैं। पहले वो सेक्शंस की लाइन लग गई है जहां जहां वो प्रॉब्लम आती है। ये सारे सेक्शन अपने देखे हुए हैं बेटा जी। देन उसके बाद आप ये देखते जा रहे हैं 40AD में भी आती है कि भाई वो 6% वाला कंसेशन लेने के लिए कि 6% लगेगा, प्रॉफिट 8 नहीं लगेगा। बहुत सेक्शंस है बेटा जहां ये है। तो इन्होंने ये कहा, अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन इशू की, रूल 6ABBA डाल दिया टू प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिससे आप पैसा ले दे सकते हैं। अब वो कौन कौन सा होगा? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, यूपीआई, आरटीजीएस, सब डाल दिया बेटा जी, एनईएफटी, भीम ऐप याद ही आपको, ये सारा। तो भाई ये बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि कई बार बंदा जब प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा होता है, सीए भी क्लाइंट कर दो जी आप, कोई बात नहीं, आईएमपीएस कर दो, चलता वो तो। अब वो इतना इस पे जोर नहीं देते थे कि यहाँ सिर्फ यही दो लिखे हैं। रूल 6DD कुछ और मोड्स देता था, पर वो 40A3 के साथ ही था सिर्फ, तो बाकी सेक्शनों का क्या होगा? तो नाउ इट हैज बीन अमेंडेड, और ये सारी चीजें वैलिड मोड ऑफ पेमेंट में आ गई हैं, जिससे डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। तो काम धंधे के लिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग। तो देन उसके बाद सर जो अगले सेक्शन आते हैं, ये सर सेक्शन देखो, ये दोनों मई 20 में मैंने कहा था कि भाई आप ये विद इफेक्ट फ्रॉम यहाँ देख सकते हैं, सितंबर से है, इससे अगला भाई भी आएगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई इनमें से दोनों में से एक में से तो सवाल लगना चाहिए। टीडीएस वैसे भी हॉट टॉपिक होता है, आपको पता ही पेपर में। अब ये यहाँ इन्होंने फिर दे दिया हमें। वैसे तो क्लास में मैंने टीडीएस के चैप्टर में आपको ठीक ठाक ये करवा रखे हैं, पर सर इंपॉर्टेंट है, जाते जाते एक बार अगर देख लें तो क्या जाता है ना भाई, एक रिवीजन ही हो जाएगी। ऊपर ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि सारे बच्चे इसको इसके बारे में समझते ही हैं कि ये जो कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा, वो एक सेक्शन आया 194N आया। यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, पोस्ट ऑफिस जहां पे बंदे के सेविंग बैंक, एफडीआं सब हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इन कैश एनी सम और एग्रीगेट सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा ड्यूरिंग। भाई याद रखना मोड कौन सा वाला है, चेक क्लियर किए वो नहीं कह रहा, वो कैश कह रहा बेटा, कैश, कैश पे डिस्करेज किया है ना। टू एनी पर्सन फ्रॉम वन और मोर अकाउंट, वन और मोर मेंटेन्ड बाय सच रेसिपिएंट विद इट इज टू डिडक्ट 2% ऑफ सम एक्सीडिंग 1 करोड़। तो 1 करोड़ से ज्यादा जो होगा उस पर आपका 2% टीडीएस काट दिया जाएगा, डिडक्शन होगी पेमेंट करते समय। ठीक है सर। अब सर इस पे ये जो 2 क्लैरिफिकेशंस हैं, ये भी हमारे मॉड्यूल में दे रखी हैं, ठीक है, पर इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले वाली क्लैरिफिकेशन से सवाल बिल्कुल बन सकता है, चाहे फिर वो एमसीक्यू की फॉर्म में बने या वैसे 2 नंबर के लिए सवाल छोटा सा जो बन जाता है। कहता है क्लैरिफिकेशन एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 194N एंड मैनर ऑफ कंप्यूटिंग 1 करोड़ लिमिट वेयर द कैश विड्रॉल्स हैव टेकन प्लेस प्रायर टू 1/9/2009। मतलब कुछ विड्रॉल देखो ना। अब सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है जी सम एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर तो यहां से शुरू हो जाता है, लॉ आपका अमेंड हुआ है, दूसरा जो बजट आया उसमें यहां। अब प्रॉब्लम तो आनी है, लोगों ने शोर तो मचाना है कि पहले वाले विड्रॉल काउंट करोगे या नहीं करोगे। सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दी ये बात कि सेक्शन तो यहां से आ रहा
Hence any cash withdrawal prior to this will not be subject to TDS. उस पर TDS तो नहीं आप काटने के लिए कह सकते ना, कि वो तो चलो जब आया, जब सेक्शन ही नहीं हो तब का विड्रॉल है, पर जो ये 1 करोड़ काउंट करना है उसमें तो विड्रॉल काउंट होगा. However, since threshold limit of 1 crore is with respect to previous year 19-20, calculation of amount of cash withdrawal for triggering this section. सर आप ऐसे मान लेना कि आपके 30/8/2019 तक कैश विड्रॉल 70 लाख के हो रखे हैं, तो 70 लाख काउंट होएगा. मतलब ये नहीं कि मैं 19 से जो आपके विड्रॉल होंगे वहां से आपका 1 करोड़ गिनूंगा, नहीं, ये 70 लाख भी गिनूंगा. अब मैंने मान लो अगले कुछ महीनों में 31 लाख रुपया और निकलवा लिया, बस मेरा 1 करोड़ क्रॉस हो गया. फिर अब लोगों को डाउट ये आना था कि 1 करोड़ 19 से तो नहीं गिनना. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए दोबारा सुनिए. However, since the withdrawal threshold is 1 crore with respect to the year, the calculation of amount for triggering this section shall be from 1st April. Hence, if a person is already withdrawn 1 crore or more in cash up to 31 August from one or more account maintained with that banking company, cooperative bank या post office, 2% बेटा जी अब 10,000 रुपये भी निकालोगे ना उस पर भी लग जाएगा, क्योंकि आपने पहले 1 करोड़ अपना निकलवा लिया, 1 करोड़ से ज्यादा निकलवा चुके हैं पुराने समय में ही. तो इस पे सर सवाल बिल्कुल बन सकता है, तो ध्यान रखना. उसके बाद कहता है नो टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन ऑन कैश विड्रॉल्स मेड बाय पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. यहां से भी सवाल दिखता है. इस सेक्शन पे सवाल बना करेंगे. Provision to section 194N provides no tax is required to be deducted at source on payment made to such other person or class of person as notified in consultation with RBI. अब कहाँ पे जी आपने ये रूल नहीं लगाना 194N का, वो आपके सामने है. कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वाइड दीज नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन स्पेसिफाइड. पहले कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज जो होती हैं, सर ये ATM आपने देखे ना, वहाँ वो गाड़ियां आ रही होती हैं जिनको थोड़े प्रोटेक्टिव जालियां जूलियां लगी होती हैं, तो फिर वो दुनाली से उतारते हैं, बंदा उतरता है तो कैश फिल करके चले जाते हैं. तो इस तरह की एजेंसियां बेटा जो काम कर रही है सारा दिन कैश रिप्लेनिशमेंट का, बैंकों के ATM रीफिल करती रहती हैं. एंड द फ्रेंचाइजीज ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर मेंटेनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेनिशिंग द कैश इन ATM. मतलब एक अकाउंट बना रखा है इन्होंने जिसमें पैसा डाल दिया जाता है, तो उससे वो पैसा निकलवा के शहर में ATM जहां भी है उस बैंक के उसको रिफिल करते हैं. अब उस अकाउंट में तो 1 करोड़ यार कभी फेस्टिव सीजन में हफ्ते में क्या 2 दिन में क्रॉस हो जाएगा कई बार, तो उनका थोड़ा TDS काट दोगे. कहता आपको WLTMO को फर्निश करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एवरी मंथ टू द बैंक सर्टिफाइंग कि बैंक अकाउंट ऑफ CRA एंड द फ्रेंचाइजीज हैव बीन एग्जामिन्ड, और जो भी अमाउंट विड्रॉ हुआ वो रिकंसाइल कर दिया कि इतना कैश इन्होंने ATM में डाल दिया था. ठीक है सर, बिल्कुल सही है, यहाँ तो एक्सेप्शन बनती है. फिर कहता है जी कमीशन ट्रेडर और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सर मंडी में जो काम कर रहे हैं कमीशन एजेंट्स, उनकी बात आ रही है. कहता हु हैज इंटीमेटेड टू बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी पोस्ट ऑफिस अकाउंट नंबर थ्रू विच ही विशेस टू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ अलोंग विद द पैड नंबर. तो उस बंदे को वहां बताना पड़ेगा अपना अकाउंट नंबर और बताना पड़ेगा अपना स्टेटस कि भाई मैं तो कमीशन एजेंट हूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंडर काम कर रहा हूँ, लाइसेंस्ड बंदा हूँ, तो मुझे जरूरत पड़ सकती है कैश निकालने की, ये मेरा पैन नंबर है. तो भाई उस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी. द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सर्टिफाई that the withdrawal of the cash in account of in excess of 1 crore for the purpose of making payment to the farmers जो उनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद रहा, एंड ही हैज इंश्योर्ड कि द पैन नंबर कोड का वो करेक्ट है, एंड द कमीशन और ट्रेडर इज रजिस्टर्ड विद दिस, कमीशन एजेंट और ट्रेडर इज रजिस्टर्ड. तो ये भी ध्यान में रखना सर, एक्सेप्शंस जरूर चाहिए हमें. फिर ऑथराइज डीलर एंड फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट्स ये नहीं काटेंगे. फिर फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स जो होते हैं लाइसेंस्ड बाय RBI बहुत है सर, जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं लोग तो इनसे डॉलर्स वगैरह या और फॉरेन करेंसीज ली जाती हैं. अब उन बंदों ने करना क्या, सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट जिससे विड्रॉल करते हैं वो किसके लिए, फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट नॉन रेजिडेंट्स. जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट आया उसने हैंड ओवर किया $10,000 से कैश चाहिए तो आप कैश ही दोगे. ठीक है ना जी. तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्शन में आते हैं. सर अब ये था सारा कैश विड्रॉल वाला 194N.
इसके बाद और भी अभी आ रही है कुछ बात, information to be furnished where the tax is not deductible or deductible raw rate under 194N. Provision to section 194N provides no tax is required to be deducted at any source. अगर पेमेंट किया आपने गवर्नमेंट को, अगर पेमेंट किया आपने बैंकिंग कंपनी को, मतलब बैंक जैसे गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा है, बैंक टू बैंक पेमेंट हो रही है, या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी को, या वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को, तो ये सर पढ़ा हुआ, तो बाकी पढ़ के जाना, काम आएगा। देन उसके बाद जी पर्सन टू हुम द क्रेडिट टू बी गिवन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड द पेमेंट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 194N, इसको भी पढ़ा देते हैं। रूल 37BA प्रोवाइड मैनर ऑफ गिविंग क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एंड रिमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इट स्पेसिफाई द पर्सन टू हुम द क्रेडिट फॉर टैक्स इज टू बी गिवन एंड ऑल्सो द असेसमेंट ईयर फॉर विच क्रेडिट में बी गिवन। सर देखिए, जब 194N में आपने किसी का विड्रॉल ज्यादा हो गया और एक्सेप्शन में नहीं आता तो टीडीएस काटा, तो ऑब्वियस है जो टीडीएस कटा है उसका क्रेडिट किसी को तो मिलेगा ना। अब किसी का तो टैक्स जमा हुआ, ऑब्वियस है उसी का ही जमा हुआ जिसका ही खाता था। देखो क्या कहता है, CBDT हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड द सब रूल provide for the purpose of 194N credit for tax deducted at source shall be given to person from whose account tax deducted, सर ये तो ऑब्वियस है, and paid to the central government for the assessment year relevant to the previous year, जिस साल आपने डिडक्शन की। भले आपका अकाउंट है और आप बड़े कैश विड्रॉल्स करते रहते हो, अच्छी बात नहीं है, हरकत सही नहीं है, वैसे भी फंसोगे आगे चल के। चलो नहीं मानते आप, तो आपका अब टीडीएस कट गया जी, टीडीएस कट गया क्योंकि आपने 1 करोड़ के बाद जो विड्रॉल किया बैंक ने उसमें टीडीएस काट दिया। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बैंक ने वो टीडीएस जमा करा देना, बाद में आपके 26 है इसमें भी दिख रहा होगा, रिटर्न भरने होता था, क्रेडिट ले लो, इट्स अ नॉर्मल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यार इसमें अब ये इतना हर चीज में रूल सब रूल बुरा हाल कर देते हो, समझे कि नहीं? इतना ना खपाया ना करो अपने आप को, लॉजिक से भी समझा करो। देन उसके बाद आता है 194M, सर ये वो वाला आता है, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन है, टेक्निकल है, ये वो वाले इंडिविजुअल एचओएफ है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है। सर 2 धमाकेदार सेक्शन है, एक में से तो क्वेश्चन मिलना चाहिए। सेक्शन 194M प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 5% by individual or HUF for paying any sum during the financial year to any resident, resident को पे करना, for carrying out any works in the pursuance of contract 194C वाला हो गया ये। by the way of commission not being insurance commission, by the way of commission brokerage, insurance commission तो बेटा individual HUF कहाँ पे करेगा, वो तो insurance company पे करती है। by the way of fees और professional service 194J हो गया। अब ये कह रहा है कि ये 194M जो लगाना है ना, ये उन्हीं इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगाना है, ये उन्हीं इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगाना है जो अदर देन है, क्या अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एज पर दीस सेक्शंस। बिल्कुल ऑब्वियस है यार। अब इंडिविजुअल एचयूएफ 194C H और J में कब जाते हैं, जब उनका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ हो। तो अगर वो इस सेक्शन को उन पे दोबारा लगाएगा तो लॉजिक ही नहीं बनता। ये उन पे लगना है जिस तरह एक आम इंडिविजुअल एचयूएफ जिधर टैक्स ऑडिट भी नहीं हो रहा, उसके लिए स्पेशल सेक्शन घुसाया। ये आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू अ रेजिडेंट, अगर उसका एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा हो गया। सर अब इंडिविजुअल एचयूएफ को भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ जाती है कई बार पर्सनल लेवल पे भी, समझे कि नहीं? कमीशन भी पे करनी पड़ सकती है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो पहले तो ये बचे हुए थे, ये कहते थे देखो जी हमारा तो टैक्स ऑडिट ही नहीं होता, तो हमारे तो कोई सेक्शन नहीं लगने। और अगर टैक्स ऑडिट होता भी था और पर्सनल पेमेंट होती थी तो कहते थे ये कौन सा हमने बिजनेस में क्लेम करनी है जो टीडीएस काटे। सोचो अगर एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, टैक्स ऑडिट हो रहा है, ये सेक्शन लग रहे हैं, पर पेमेंट पर्सनल है, घर पे है काम, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है, टीडीएस काटोगे? बिल्कुल नहीं काटोगे पहले तो। अब जो ये सेक्शन आया, पहले तो आपको ये साइडलाइन करना पड़ेगा कि यहाँ जो इंडिविजुअल एचयूएफ का टैक्स ऑडिट होता है उसकी सिचुएशन पहले जैसी हो, उसने अपनी बिजनेस वाली पेमेंट 194C वगैरह जैसे लगाना वो लगाए। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ऐसे हैं जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, फिर वो C, H और J में तो कभी आते ही नहीं, M उन पे लगेगा। अब आपको टैक्स काटना पड़ेगा। अगर आपकी पेमेंट कितने से ज्यादा हो गई है, 50 लाख रुपए से, इफ द एग्रीगेट ऑफ सच सम क्रेडिटेड और पेड एक्सीड 50 लाख रुपए। अब सर ये तो आप एक मासूम जो बंदे हैं उन पे भी टीडीएस ले आए, तो सर प्रॉपर्टी में भी तो ले आए थे, प्रॉपर्टी में भी तो ले आए थे, रेंट में भी तो ले आए, चाहे टैक्स ऑडिट नहीं भी होता। बस जैसे प्रॉपर्टी और रेंट में है ना,
कि टैक्स ऑडिट नहीं भी होता तो टीडीएस काटो अंडर द रिस्पेक्टिव केसेस। आपको पता है रेंट जब 50,000 रुपए से ज्यादा देना महीने का, याद है? ऐसे ही बेटा वहां आपको मैंने पूरा याद कराया था कि टैन नंबर नहीं लेना पड़ता, रिटर्न भरना भी थोड़ा आसान होता है, वैसा ही सब कुछ बेटा जी इसका भी कार्यक्रम बनाया गया। 194M टाइम लिमिट। एनी सम डिडक्टेड अंडर 194M shall be paid to the credit of central government within a period of 30 days from the end of the month in which deduction is made। अगर आपने मई में डिडक्शन की तो बेटा जी 30 जून तक जमा करा देना। 30 days from the end of the month in which deduction is made and shall be accompanied by चालान कम स्टेटमेंट 26 क्यूडी। सर ये तकरीबन वैसी सिचुएशंस हैं जैसा आपको बताया था कि इन लोगों को ज्यादा हरास नहीं किया जाता कि 10-2 नंबर लो, ये चालान कम स्टेटमेंट से काम चल जाता है। Where the tax is to be deposited by accompanied by where tax deducted is to be where tax is to be deposited accompanied by चालान कम स्टेटमेंट, amount of tax so deducted shall be deposited to the credit of government। फिर वही कि कौन से वाले बैंक में करना, कहता है आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं यार, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज बैंक है ऐसे याद रखो। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड फर्निशिंग एंड टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग सच सर्टिफिकेट टू पे। अब भाई आपने उसका टीडीएस काट दिया, जैसे एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है तो 192 में वो 16 नंबर फॉर्म देता है आपको, बाकी सेक्शनों में 16 है और कई आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी यही पंगा है कि उसका तो टीडीएस काट दिया आपने, अगले को उसका सबूत चाहिए कि आपने टीडीएस काट के जमा कराया, तो उसका सर्टिफिकेट देना आपने उसे। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन इन फॉर्म नंबर 16D टू द पेई, जिसे पेमेंट करनी है किस दिन में, 15 दिन में, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान। सर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान यहाँ 30 दिन पे खत्म होती है, यहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर बेटा जी आप इसे सर्टिफिकेट इशू कर देना। अंडर रूल 31A आफ्टर जनरेटिंग एंड डाउनलोडिंग द सेम फ्रॉम द वेब पोर्टल। सर ये ट्रेस वाली वेबसाइट होती है, यहाँ अपना लॉगिन क्रिएट करा लो, कुछ जनरेट नहीं करना आपने, अपने पर्टिकुलर डाले, पैन पून डाला, केड़े सेक्शन में टीडीएस काटा वो डाला, थोड़ी देर में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, बस डाउनलोड करना होता है इसको। सर उसके बाद फिर कहानी लिख दी है कि भाई कितना टाइम लिमिट और सबमिशन है, कोई जरूरत नहीं इस चीज को पढ़ने की। तो अब सर उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। आधार की बात करेगा थोड़ी, लास्ट है तो खत्म करते हैं। हाँ बेटा बच्चों का डिमांड ये भी आ रहा है कि जीएसटी की अमेंडमेंट, सर वो भी लाएंगे, अभी आप इसमें तसल्ली रखो पहले। मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पैन बट पोसेसेस अ आधार नंबर। देखते हैं क्या कहता है। कहता फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड दिस सबसेक्शन which provides that every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN and who has not been allotted a PAN but possesses a Aadhaar number may furnish, intimate or quote his Aadhaar in lieu of PAN and such person would be allotted a PAN in such manner as may be prescribed। वह तो बेटा ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, जिस तरह वो कह रहा है कि भाई जहाँ आपके पास पैन नहीं है बट आधार है तो आप उसे आधार को ही कोड करें इन लियो पैन, तो बाद में आपको पैन भी मिलेगा इन सच मैनर एज इट मींस प्रिस्क्राइब्ड। दिस रिक्वायर्स द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन बाय एप्लीकेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म accompanied by prescribed document as proof of identity वगैरह। अब कहते हैं CBDT has wide notification number this provides that any person who has not been allotted a PAN but possesses a Aadhaar number and furnished or intimated quoted Aadhaar number in lieu of PAN shall be deemed to have applied for allotment of PAN and he shall not be required to apply subsequently under। सर आधार का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, आधार में आपके सारे इवन बायोमेट्रिक डिटेल्स भी आ जाती हैं, तो उसी के बेस पे आपको पैन अलॉट कर दिया जाएगा। कहता है दिस रूल फर्दर रूल सब रूल 1B हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड ए पैन बट पोजेसेस आधार मे अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन बाय इंटीमेटिंग द आधार एंड ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट। यार उसमें आपकी फोटो भी आ गई, पता भी आ गया, बापू जी का नाम भी आ गया, बायोमेट्रिक्स भी आ जाती हैं, तो उसके बेस पे ही आपको पैन मिल जाएगा। तो इंस्टेंट पैन एक तरह से कह सकते हो आप। डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एक्सटेंडेड। ओहो कितनी बार एक्सटेंड करोगे भैया, बहुत देर से कह रहे हैं कि जहां आपका पैन है उसके साथ आधार को लिंक करो। आओ सर एक और नोटिफिकेशन आ गई 30/12/2019। क्या कहता है
every person who has been allotted a PAN number as on this date and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar on or before the date as may be notified. अकॉर्डिंगली कहता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेट पहले रखी कि हर बंदा जिसके पास पैन है और एलिजिबल है आधार लेने के लिए वो अपना आधार इंटीमेट करे इस डेट तक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस फर्दर एक्सटेंडेड द डेट टू दिस, कहता फिर ये डेट हमने फर्दर एक्सटेंड कर दी, कहता फिर हमने डेट और फर्दर एक्सटेंड कर दी क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम बात तो मानेंगे नहीं। 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2020 तक ले गए और फिर कोरोना आ गया तो दिस डेट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 21, notwithstanding the last date for linking the Aadhaar with PAN is this, ठीक है। वो भी पता नहीं भाई। It is clarified that with effect from 1/4/19 it is mandatory to quote and link Aadhaar while filing return either electronically or manually। सर ये प्रॉब्लम आती है ना, रिटर्न भरने में दिक्कत में आओगे जो लेट करते जाओगे। रिटर्न आपकी भरते वक्त हमें पैन के साथ आधार लिंक हुआ होना जरूरी होता है, ठीक है। ये सर इनकम टैक्स की स्टैट्यूटरी अपडेट्स थी, ज्यादा बिल्कुल नहीं है सर, और आधी इसमें पुरानी है, मैं आपको सच बताऊं तो। एक तो एनसीटी वाली बहुत ध्यान रखनी है, और एक ये मैनर ऑफ पेमेंट में जो इन्होंने और मोड्स को अब ऑफिशियली एक तरह से अलाउ कर दिया, लोग तो अपने हिसाब से अलाउ मान के चल रहे थे। और बेटा जी जो ये डेप्रिसिएशन रेट है ये तो आपके पीजीबीपी के क्वेश्चन में इफेक्ट लेंगे ही लेंगे सर। बाकी ये दोनों टीडीएस वाले सेक्शन बेटा हमने क्लास में पहले भी किए हुए हैं, दोनों में से हमें बड़ी उम्मीद है कि क्वेश्चन करने को मिलना चाहिए, ठीक है बेटा जी। ओके जी, बाय बाय। फिर अगली वीडियो में कोशिश करते हैं कि जीएसटी के अमेंडमेंट्स ले आए। ओके जी।